जय हिंद एवरीवन। दक्षम ऑफिसर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक पाराशर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज एनडीए फर्स्ट 2022 का ग्रामर पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पास सेट ए है। द क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग टैली करते रहिएगा। इसमें जो पार्ट 1 दिया हुआ है, इसमें है ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। पहले इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। Each of the following items in this sections consist of a sentence, the part of which have been jumbled. These parts have been labeled PQRS. Given below, each sentences are the four sequences, namely A, B, and C, D. You are required to arrange the jumbled parts of the sentences and mark your response accordingly. तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब भी जंबल सेंटेंसेस आते हैं तो उनको हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो जंबल सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करने का सबसे इजी तरीका है कि आप ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस, आपके पास 4 पार्ट दिए होंगे ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें आप ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस ढूंढ लीजिएगा या एंडिंग। 2 चीज आपको ये ढूंढनी होती है, ओपनिंग सेंटेंस की या एंडिंग। या दूसरा आप देख लीजिएगा कि जो 2 सेंटेंसेस या कोई भी 2 पोर्शन एक दूसरे के आसपास हो, जो क्लोज होते हैं, उसके रेफरेंस से भी हम इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके में दिया हुआ है, बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू एग्री देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग व्हेन with them without excessive arguments with the intransigent customer। इसमें करेक्ट सीक्वेंस दिए हुए हैं, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले हम ओपनिंग ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे हो सकता है। तो अगर हम देखें नीचे के 2 सेंटेंस विद देम, और दूसरा जो एस पोर्शन में दिया हुआ है विद इंट्रांसिजेंट, तो इससे तो हमारे सेंटेंस कभी भी स्टार्ट हो नहीं सकते। हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए अगर हम देखें, बट परहैप्स या देयर आर मैनी वेज, तो पी या क्यू से हमारा स्टार्ट हो सकता है। क्यू से अगर हम स्टार्ट करके देखें, देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग, तो क्वेश्चन आता है डीलिंग विद व्हाट। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाता है आर या एस का, विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट या विद इंट्रांसिजेंट कस्टमर। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं विद इंट्रांसिजेंट कस्टमर, इंट्रांसिजेंट कस्टमर का मतलब होता है हट्टी, जो कस्टमर एडमेंट होते हैं उनके लिए इंट्रांसिजेंट का यूज करते हैं। तो ये बी ऑप्शन से हमारा बन रहा है विद इंट्रांसिजेंट कस्टमर, बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू एग्री विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो आपका आंसर हो जाता है दैट बिकम्स द आंसर बी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इन द ईयर फॉलोइंग्स इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल economic development liberalization in the year 1991, the landmark reform inaugurated via। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को चेक करें तो इन द ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो पी से तो हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो नहीं सकता। तो देखते हैं, इंडिया अचीव द रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारा कहीं ना कहीं ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस हो सकती है। तो इससे हम चेक करते हैं, इंडिया अचीव द रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद में हम बात करते हैं इन द ईयर फॉलोइंग। तो किस ईयर की बात कर रहा है? द लैंडमार्क रिफॉर्म इनॉग्रेटेड वाया लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991। तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, वाज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय द वुमेन हॉकी टीम। तो वाज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो नहीं सकता या ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस हो नहीं सकती। इन द एरिना ऑफ स्पोर्ट्स परहैप्स, यहां से भी हमारा सब्जेक्ट जो है चांसेस हैं कि स्टार्ट हो सकता है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टोक्यो ओलंपिक, द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम। इन द एरिना ऑफ स्पोर्ट्स परहैप्स, तो परहैप्स के बाद में आपको रीजन देना पड़ेगा। द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री, यहां पे आपको नियरेस्ट इसके सेंटेंस का देखना पड़ेगा पार्ट। वॉज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय द वुमेन हॉकी टीम, जो विक्ट्री उन्होंने जो जीत हासिल की किसके खिलाफ?
अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन इन द टोक्यो ओलंपिक। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसके हिसाब से आपका जो सी आंसर है दैट गेट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी फॉर द गेजिंग द सक्सेस ऑफ द नेशन विच आर द 2 मेजर डिटर्मिनेंट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जीएनपी और जीडीपी के बारे में बात कर रहा है और हाउ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस गेट डिटरमाइंड। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा एस से, द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड, उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी विच आर द 2 मेजर डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि जीएनपी और जीडीपी पहले बता दिए गए हमको सेंटेंस में, तो हम जो पी ऑप्शन है, सॉरी आर ऑप्शन है, इसमें चूज कर सकते हैं पी के बाद में। तो जो पी एंड आर है वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। ऐसे हमने स्टार्ट किया, लास्ट बचता है क्यों। एक बार इसको अरेंज करके पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड इन द टर्म ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी विच आर द 2 मेजर डिटर्मिनेंट्स फॉर गोजिंग द सक्सेस ऑफ नेशन। तो जो आपका सी ऑप्शन है दैट गेट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। विद द एप्लॉम ऑफ द स्टेज आर्टिस्ट दे आर नॉट मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ की अगर हम बात करें, दिस इज अ इडियम जिसका मतलब होता है मैन ऑफ वीक विल पावर, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर हो उसको हम मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं। दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वुबली हेड्स। वुबली हेड का मतलब होता है डगमगाते हुए सर। मेस्मराइजिंग द गलीबल इनटू बिलीविंग। गलीबल मतलब भोले भाले लोगों के लिए हम गलीबल यूज करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं अपने। तो ऑप्शन हम देखें तो इसमें विद द एप्लॉम ऑफ अ स्टेज आर्टिस्ट, यहां से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, दैट दे आर, तो कंजंक्शन का यूज हो गया। दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वुबली हेड, यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है। दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वुबली हेड्स विद द एप्लॉम ऑफ द स्टेज आर्टिस्ट, mesmerizing the gullible into believing that they are not men of straw। तो जो आपका बी पोर्शन हो जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, दैट बिकम्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेते हैं। ऑफ इट्स रेन शोक्ड वेंड्यूर एंड ऑन द अदर देयर आर, ऑन द वन हैंड देयर इज अ इमेंस ब्यूटी, द आर्टिफैक्ट्स ऑफ इट्स विजिबिलिटी मॉडर्निटी सॉरी। चलिए जी, इसके ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में इसको रखें, ऑन द वन हैंड देयर इज अ इमेंस ब्यूटी, तो ये आपका बनता है ऑप्शन डी से। आगे चेक कर लेते हैं। ऑफ इट्स रेन शोक्ड वेंड्यूर, रेन शोक्ड का मतलब होता है बारिश में भीगा हुआ, वेंड्यूर का मतलब होता है ग्रीनरी। तो रेन शोक्ड वेंड्यूर, पी और आर एक साथ आ जाते हैं आपके, सॉरी आर एंड पी, उसके बाद में एंड द अदर देयर आर द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द विजिबल मॉडर्निटी। तो जो ऑप्शन डी है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कर लेते हैं। आर ऑफन रूटेड द कॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इनइक्वालिटी ऑफ द सोशल सिस्टम। तो यहाँ पे वो गरीबी के कारण की बात कर रहा है कि गरीबी के कारण क्या है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे द कॉज। अब द कॉज के बाद में ऑफ आपका आ जाएगा, ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो क्यू एंड आर, तो क्यू और जो आर है आपका ऑप्शन दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। द कॉज ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसमें आएगा आपका आर ऑफन रूटेड इन इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी। तो जो ऑप्शन ए है आपका दैट इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 8th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एथ क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स एंड यू मस्ट जज नॉट बाय द वे ही लुक्स। इसमें बात कर रहा है कि आपको एक पर्सन को, एक व्यक्ति को किस तरीके से जज करना चाहिए। तो यहां पे जो हमारा सेंटेंस होगा उसको हम स्टार्ट करते हैं, यू मस्ट जज। तो जो आर ऑप्शन है वो हमारे ऑप्शन ए में आ रहा है,
और ऑप्शन सी में आ रहा है। तो अब देख लेते हैं उसको किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे हम। आर के बाद आ रहा है यू मस्ट जज अ पर्सन बाय द वे। तो ऑप्शन ए वाला हमारा जो पी ऑप्शन है, तो सी तो हमारा कैंसिल हो जाता है, बचता है ए ऑप्शन। तो इसको चेक कर लेते हैं। यू मस्ट जज अ पर्सन बाय द वे ही बिहेव, नॉट बाय द वे ही लुक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट ए है दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देख लेते हैं। टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल दैट कॉज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट वेन एवर इन डाउट ऑलवेज ओप्ट फॉर द ऑप्शन। इसके अगर हम ओपनिंग सेंटेंस की बात करें तो ओपनिंग सेंटेंस जो इसका होगा दैट विल स्टार्ट वेन एवर इन डाउट, जब भी हम डाउट में होते हैं, ऑलवेज ओप्ट फॉर द ऑप्शन, हमेशा उस ऑप्शन को ओप्ट करें दैट कॉज द लीस्ट डिस्कम्फर्ट, जिससे बहुत कम परेशानी हो, टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों को बहुत कम या ज्यादा लोगों को बहुत कम परेशानी हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं। ब्रॉट बाय बैड टाइम्स अगेन द डेस्पोडेंसी, आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस, फेथ एंड बिलीफ आर। अगर इसके ऑप्शंस हम चेक करें तो सबसे पहले हम इसका ओपनिंग सेंटेंस देख लेते हैं कि ओपन सेंटेंस को हम कहां से कर सकते हैं। तो सेंटेंस हम बात कर रहे हैं आपके विश्वास की, आपके फेथ की, आपके बिलीफ की। तो फेथ एंड बिलीफ आर, एस से स्टार्ट हो रहा है, एस केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके नियरेस्ट हम सेंटेंसेस को चेक कर लेते हैं जो पार्ट हो सकते हैं। फेथ एंड बिलीव्स आर, तो रीजन बताना है हमें। तो फेथ एंड बिलीव्स आर ग्रेटेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द डेस्पोडेंसी। डेस्पोडेंसी का मतलब होता है निराशा। तो जो हमारा विश्वास है वो हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट डिफेंस है डेस्पोडेंसी के अगेंस्ट, ब्रॉट बाय द बैड टाइम्स। जो डेस्पोडेंसी, जो निराशा हमें बुरे समय में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर 11 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं 11 to 20 सिनोनिम्स। एंटोनिम सिनोनिम्स की हम बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सिमिलर वर्ड्स की हम बात करते हैं सिनोनिम्स में, दोज वर्ड्स विच गिव द सेम सेंस और सेम मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला दिया हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कम्प्लीमेंट टू द सेफ। तो हमें कम्प्लीमेंट का सिनोनिम्स इसमें बताना है। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज टिप। तो टिप, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको वहाँ पे खाना पीना अच्छा लगता है, सर्विसेज अच्छी लगती हैं, तो जो आप वहाँ पे वेटर को पे करते हैं दैट इज टिप इन द मॉनेटरी फॉर्म। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेज। प्रेज का मतलब प्रशंसा ही होता है। तो कॉम्प्लीमेंट और प्रेज, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स, सो द सिनोनिम्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज प्रेज। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की, हिज वर्क इज लाउडेबल। लाउडेबल इज ऑल्सो सिमिलर टू द कॉम्प्लीमेंट। जबकि बात करें हम कॉम्प्लीमेंट दैट इज अ नाउन, लेकिन लाउडेबल क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब भी प्रशंसा ही होता है। ऑप्शन ए हम जिसमें चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी मतलब जो प्रशंसा लायक हो, दैट इज ऑल्सो प्रशंसनीय। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका ऑप्शन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 उसका ऑप्शन है आपका बी, क्वेश्चन नंबर 12 इसका ऑप्शन हो जाता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखें, राज इज द कॉम्पिटेंट कारपेंटर। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। इसके जो ऑप्शंस हैं वो चेक कर लेते हैं हम। कैपेबल, कैपेबल का मतलब भी सक्षम ही होता है। तो 13 का जो हमारा ऑप्शन हो जाता है दैट इज ए। बाकी जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके मीनिंग एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। इनएडेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, जो किसी काम को करने के लायक ना हो। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी। तो 13 का ऑप्शन हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 14 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती या सावधानी से किया गया कार्य के लिए भी हम डिलीजेंट यूज करते हैं। सावधानी के लिए भी हम डिलीजेंट यूज करते हैं।
तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डिली डेलिंग, डिली डेलिंग का मतलब होता है वॉन्डरिंग एमलेसली। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है टालमटोल करना। ऑप्शन सी की बात करें, इंटेलिजेंट, ये सबको पता ही होगा, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। ऑप्शन डी की हम बात करें, कंसेंचुअस, कंसाइंचुअस, तो कंसाइंचुअस का मतलब ये वर्ड बना है आपका कंसाइंस से, जिसका मतलब होता है विवेक। तो कंसाइंचुअस जो है आपका, इसका मतलब हो जाता है विवेकशील, विच इज सिमिलर टू द जो हमारा वर्ड दिया हुआ है डिलीजेंट, मेहनती, जिसका मैंने आपको रेस्पॉन्स मेहनती या सावधान बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 14 में आपका ऑप्शन हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 में ही अपीयर्स टू बी द रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, हु स्पीक वेरी लेस। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव वर्ड बना है एक्सपेंशन से, जिसका मतलब होता है विस्तार, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा विस्तारवादी। जोली, जोली का मीनिंग हो जाता है आपका हैप्पी या प्रशंसा के लिए हम जोली यूज करते हैं। साइलेंट जो वर्ड है आपका, दैट बिकम्स फॉर द मौन, साइलेंट हो जाता है मौन के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी का मतलब है विड्रॉन। तो विड्रॉन का एक मतलब तो होता है निकालने के लिए, जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि आई हैव विड्रॉन द मनी फ्रॉम द एटीएम। दूसरा विड्रॉन का मतलब होता है हु इज सीकिंग फॉर द सॉलिट्यूड, जो एकांत पसंद करता है, उस व्यक्ति के लिए भी हम विड्रॉन वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो रेटिसेंट इज सिमिलर टू द विड्रॉन, सो द ऑप्शन ऑफ 15 क्वेश्चन इज डी, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। ही इज ऑलवेज जोवियल। अच्छा, आप अगर इसके सिनोनियम्स देखें तो इसमें आपकी 15 OLQs जो आपकी एसएसबी में चेक करी जाती हैं, ज्यादातर एसएसबी की OLQs पूछी गई हैं, जोवियल, कोऑपरेटिव। तो इसी तरह की जो आपके अंदर जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो 5 डेज प्रोसीजर तो आप लोग को फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम एक बार 16 को एक बार चेक कर लेते हैं। ही इज ऑलवेज जोवियल, तो जोवियल का मतलब होता है हैप्पी एंड फ्रेंडली। ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन है चीयरफुल, विच इज सिमिलर टू द जोवियल, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। कैलस, कैलस का मतलब होता है कठोर या अनकाइंड, रूथलेस बोल सकते हैं हम। गैरुलस, गैरुलस हम बात करते हैं उसके लिए जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, बातूनी के लिए हम गैरुलस वर्ड का यूज करते हैं। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है जो क्रेडिबल हो, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें, ट्रस्टफुल। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम बात करें, 17 क्वेश्चन में कहता है मोहन रिमेन्स मोरोज दिस डेज। मोरोज का मतलब होता है उदास, सैड के लिए हम मोरोज का यूज करते हैं। तो सिमिलर वर्ड इसका देखते हैं। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस। ऑप्शन बी जेनरस, जेनरस का मतलब लीनियंट या उदार के लिए आप जेनरस का यूज करते हैं। थर्ड जो आपका ऑप्शन है चिरपी, चिरपी हम बोलते हैं जो लोग जिंदा दिल होते हैं उनके लिए हम चिरपी वर्ड का यूज करते हैं। द फोर्थ वर्ड इज सूलन, जो सूलन वर्ड है दैट इज जिसका मीनिंग होता है उदास, विच इज सिमिलर वर्ड टू द आवर क्वेश्चन मोरोज, सो द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ही वॉज रिलक्टेंट लर्नर, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनिच्छुक। आप किसी काम को करने की अगर इच्छा नहीं रखते हैं तो यू आर रिलक्टेंट टू डू दैट वर्क। अब हम अगर इसकी बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस जो इसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट इज एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक तो उत्साही के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा किसी काम करने की इच्छा हो, तो दैट इज अपोजिट टू द रिलक्टेंट। द सेकंड वन इज ईगर, ईगर इज आल्सो इच्छुक या आतुर जो होता है किसी काम को करने के लिए। विलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। द सी ऑप्शन इज अनविलिंग, विच इज सिमिलर टू द रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब भी अनविलिंग ही होता है, सो द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 18 ऑप्शन सी। फियरफुल, फियरफुल का सबको पता होगा, एफ्रेड। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। सो जितने भी आपके मोस्टली जो पॉजिटिव सेंस में आपके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, दीज आर द क्वालिटीज विच आर गेट चेक्ड ड्यूरिंग योर एसएसबी प्रोसीजर, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस qualities and you should have these qualities among in yourself if you want to go for the SSB and if you want to crack it. Amit is optimistic about the prospect of his investment. So optimistic का meaning मैंने बताया आशावादी,
तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है पेसिमिस्टिक, विच इज अपोजिट टू द ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी। तो हम यहाँ पे सिनोनिम्स ढूंढ रहे हैं। सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज अनकेयरिंग, लापरवाह। तो लापरवाह इज नॉट समवेयर सिमिलर टू द ऑप्टिमिस्टिक। द सी ऑप्शन इज केयरफ्री, केयरफ्री इज आल्सो यूज फॉर द बेपरवाह। एंड द ऑप्शन डी इज सैंग्विन। तो सैंग्विन इज द सिमिलर वर्ड फॉर ऑप्टिमिस्टिक। सैंग्विन जो वर्ड है दैट इज सिमिलर टू द ऑप्टिमिस्टिक, हम इसको बोल सकते हैं आशावादी। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। तो कोऑपरेटिव भी आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में वन ऑफ द क्वालिटीज देयर। कोऑपरेटिव मतलब हेल्पफुल, सहयोगी। पहला जो आपका ऑप्शन आता है इसमें, तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आपका जो उपकारी होते हैं या ओब्लाइजिंग लोग होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कंप्लेसेंट। सेकंड ऑप्शन जो आपका होता है दैट इज कवर्ट। तो कवर्ट का मतलब आपका हो जाता है, देखिए आप लोगों ने अगर आर्मीज की मूवीज वगैरह देखी हो या न्यूज आपने सुने हो तो कवर्ट्स ऑपरेशन होते हैं। तो कवर्ट का मतलब होता है हिडन या डिस्गाइज्ड जो चीजें होती है उनको हम कवर्ट बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें कंप्लासेंट। तो कंप्लासेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, अ पर्सन हु इज सेटिस्फाइड विद ऑल हिज नीड एंड ही डोंट वांट टू प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। देखिए सेटिस्फेक्शन और कंप्लासेंट में डिफरेंस होता है। सेटिस्फेक्शन मीन्स यू आर सेटिस्फाइड बाय द वर्क विच यू हैव डन बट यू वांट टू इंप्रूव इन फर्दर डेज। बट इन इफ यू टॉक अबाउट द कंप्लासेंट, तो कंप्लासेंट इज ऑल्सो द सेटिस्फाइड पर्सन but he does not want to make the further progress. So we can say that complacent is a negative word in the sense, whereas satisfied is the positive one. आगे बात करते हैं कन्वीनिंग। कन्वीनिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बढ़ावा देना, टू एनकरेज समवन। चलिए सिनोनिम्स आपके 11 to 20 तक सिनोनिम्स दिए हुए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 21 से हम बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। इस बार जो इडियम फ्रेजेस आपकी आई थी दैट वाज क्वाइट इजी। नॉर्मली हर कोई बच्चा इसको ज्यादातर इडियम एंड फ्रेजेस को कर सकता था। मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने 12th पास करने के बाद ये एग्जाम दिया हो तो 6 to 7 इडियम्स और फ्रेजेस वर इजी टू देम टू सोल्व। चलिए पहली इडियम और फ्रेज को देखते हैं। काउंटिंग योर चिकन। तो काउंटिंग ऑफ योर चिकन में इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ग्रेटली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, बीइंग केयरफुल अबाउट द स्पेंडिंग मनी, गेटिंग स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द डेंजर। तो एक्चुअली ये जो आपकी इडियम है ये कंप्लीट इडियम है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच। तो जो इसका मीनिंग होगा, इस जो फ्रेज का मीनिंग हो जाता है दैट इज मेकिंग प्लान्स इन एडवांस ऑफ द फ्यूचर इवेंट, जिसके बारे में अब द थिंग्स विच आर नॉट श्योर और आप उसके बारे में फ्यूचर प्लानिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। तो और जो कि आपकी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फ्यूचरिस्टिक गोल्स, सो दैट इज सेड एज द काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे गेट हैच। चलिए सेकंड जो है 22nd दैट इज वेरी इजी, आइस ऑन केक, जिसे आप हिंदी में सोने पे सुहागा बोलते हैं, दैट इज आइस ऑन केक। तो इसके लिए हो जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबाव एन ऑलरेडी गुड डील। तो जो आपका 21 है दैट इज ऑप्शन ए। 22 में आपका जो हो जाता है दैट इज ऑप्शन बी। A stitch in time, जो क्वेश्चन आपका 23 है। A stitch in time, stitch in time का मतलब होता है स्टेप टेकन ऑन द राइट टाइम। तो टाइमली एक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम। क्वेश्चन नंबर 24 एट 6s and 7s। तो इन अ टोटल कंफ्यूजन, if you are confused about anything, so you can be said that you are in 6s and 7s। तो स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन या डिजायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ये 23 में आपका डी हो जाता है, 24 में आपका स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार डिस्कस करते हैं। तो टॉकिंग 20 टू द डजन, इसका मतलब होता है वेरी फास्ट या फ्लुएंटली। जब आप बहुत तेज या कोई व्यक्ति बहुत तेज बात करता है जिसकी बातें आपको एकदम से समझ ना आए, मतलब उसकी फ्लुएंसी बहुत तेज हो, तो उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं टेकिंग 20 टू द डजन। तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब हो रहा है नॉट वेल
या अस्वस्थ के लिए हम अंडर द वेदर का यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, अनवेल। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई दो टीम्स के बीच में गेम चल रहा है और आप एक तरफ जाके बैठ गए, इट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग पार्ट ऑफ एनी ऑफ द टीम। तो इसका मतलब यही हो जाता है टू नॉट टेकिंग एनी साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आप किसी भी व्यक्ति का पक्ष ना ले रहे हो, तो इट कैन बी सेड यू सिट ऑन द फेंस। सो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू बी अनडिसाइडेड, आप किसी के अभी साथ नहीं है। 26 का आपका डी हो जाता है, 27 में आपका सी। वंस इन अ ब्लू मून बहुत ही इजी आपके लिए दे रखा था। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार। तो इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, थ्रू द थिक एंड थिन्स, इसका मतलब होता है मुसीबत में, थ्रू द डिफिकल्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका डी ऑप्शन गेट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, लाइक चोक एंड चीज। लाइक चोक एंड चीज, लाइक देखिए चोक जैसे हमें चोक भी व्हाइट होती है, वो चीज भी व्हाइट होता है, लेकिन बोथ आर द डिफरेंट। सो बाय चोक एंड चीज का कहने का सेंस यही होता है कि द थिंग्स विच आर फंडामेंटली डिफरेंट। तो इसमें जो ऑप्शन ए है आपका, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका है ऑप्शन ए, दैट गेट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चन है आपके। इस बार स्पोर्टिंग एरर भी ज़्यादा आपकी डिफिकल्ट नहीं थी, इजी स्पोर्टिंग एरर्स दी थी। ज़्यादातर आर्टिकल्स की इसमें प्रॉब्लम्स दे रखी थी। चलिए चेक कर लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 31 सेज अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स। तो अ कंपनी ऑफ जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर है, हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव इनटू देयर कैंटोनमेंट। तो जो आपका एरर है दैट इन द सी पार्ट, हैव की जगह जो वर्ब हैव यूज हुई है उसकी जगह पे वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी सिंगुलर, दैट इज हैज। और इसमें एक एरर और है सेम पार्ट में, यहाँ पे देयर कैंटोनमेंट दे रखा है, तो देयर कैंटोनमेंट की जगह इट्स कैंटोनमेंट आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, एवरी पर्सन हु बिलीव इन प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि जो व्यक्ति जो प्रिंसिपल्स में बिलीव करता है मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शन। सेम चीज हम बात करते हैं दोबारा से। एवरी पर्सन की अगर वो बात कर रहा है तो एवरी पर्सन में आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो आपकी वर्ब यूज होती है दैट शुड बी ऑलवेज सिंगुलर, और जो आपके साथ इसका प्रोनाउन यूज होना चाहिए दैट शुड आल्सो बी सिंगुलर। तो जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है देयर, तो देयर की जगह पे आ जाएगा हिज कन्विक्शन। तो सी पार्ट में एरर है। चलिए जी आगे बात करते हैं। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट। तो द ओलंपिक गेम्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। तो जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब के साथ में जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके साथ में SEIS का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट के साथ में एस का यूज नहीं होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर द डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट। देखिए एक आपके दिमाग में डाउट आ सकता है पार्ट बी में कि स्ट्रेस ऑन या अपॉन कुछ इस तरीके से यूज करें, लेकिन स्ट्रेस के साथ में अगर हम प्रीपोजिशन ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 35 में दिया है फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर आर नॉट द सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। चलिए तो जो आपकी इडियम इसमें यूज हुई है स्टेपिंग स्टोन, सॉरी फ्रेज यूज हुई है आपकी जो स्टेपिंग स्टोन, तो इससे पहले जो दा का यूज हुआ है इसमें दा यूज नहीं होता, आज स्टेपिंग स्टोन हम यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ द टॉलरेंस इन इट्स पीपल। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा इट्स के साथ में, आप इसको लिखिएगा इट्स पीपल, प्रोनाउन की तरह यूज होगा। जो इसके लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। वंस कंसिडर्ड 9th प्लेनेट। देखिए आपके फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें ही गलती है। तो ये जो दिया हुआ है 9th दैट इज द ऑर्डिनल। ऑर्डिनल्स होते हैं जो हम लिखते हैं इन द रोमन नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड
ऑर्डर में, और जो आपका ये होता है 8, 9, 10 दैट आर द कार्डिनल्स। तो जो हमारा रूल है, रूल सेज कि ऑर्डिनल से पहले हम दा का यूज करते हैं, दैट इज कंपल्सरी, वेयर एज कार्डिनल से पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन द लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम एंड एम्बिशन। तो यहाँ पे जो वन है आपका, उसके साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशन विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑफ दोज ऑफ अदर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में कह रहा है ये, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो ये किसी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात कर रहा है कि जो उसका एंगल है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पे कह रहा है कि एंगर इज अ रिफ्लेक्शन, तो आ रिफ्लेक्शन की जगह, क्योंकि वो डेफिनेट उस एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा है, द रिफ्लेक्शन। और वैसे भी रिफ्लेक्शन अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। इसमें दिया हुआ भी है सी ऑप्शन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली अगर हम इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ जाते हैं, बहुत से लोग इसको हॉनेस्ट करके बोलते हैं, तो जब तो इसके साथ में ए का यूज सही है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन वो हॉनेस्ट नहीं है, वो ऑनेस्ट है। और ये ए की साउंड दे रहा है, तो ए की साउंड के साथ में हम बात करें तो वोवल साउंड है, उसके साथ में हम एन का यूज करते हैं, तो एन ऑनेस्ट आ जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, 41 से हमारे एंटोनियम स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 टू 50, जो पहला इसमें वर्ड दिया हुआ है दैट इज क्रूड। क्रूड जो होता है, जैसे क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, दैट इज अनरिफाइंड। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा दैट इज रिफाइंड, सॉरी एंटोनियम जो इसका अपोजिट होगा दैट इज रिफाइंड, बी ऑप्शन। थर्ड में हम बात कर लेते हैं, हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन, डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है डाउट या संशय, तो ये दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी तो ईगरनेस, स्टेड फास्टनेस, एंड्योरेंस, कोई दे आर समवेयर सिमिलर। तो हिज इंटीग्रिटी इज नोटिसेबल या नोटिस्ड, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता या ईमानदारी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, स्किलफुल, एबिलिटी, डायरेक्ट दिया हुआ है डी ऑप्शन, डिसऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी का अपोजिट हो जाएगा डिसऑनेस्टी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, सी इज अ बेनिवोलेंट इंडिविजुअल। बेनिवोलेंट का मतलब होता है उदार या दयालु, तो इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्लेवर चतुर हो जाएगा, मडल्ड अव्यवस्थित के लिए हम मडल्ड का यूज करते हैं, मेलवोलेंट के लिए इसका जो मीनिंग हो जाता है दैट इज दुष्ट, अपोजिट हो जाता है बेनिवोलेंट का, और एम्बीवोलेंट हो जाता है जिसके डिफरेंट भाव होते हैं, उभय भाव हम इसको बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, हिस्टोरिकल मैनर इज जज। हिस्टोरिकल एक्चुअली होता है जो अपने पहनावे पे ज़्यादा ध्यान देता हो, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से सोच समझ के यूज़ करता हो, तो हम उसको स्टाइलिश बोल सकते हैं। तो स्टाइलिश के लिए आपका जो है इसमें एंटोनियम हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, अनस्टाइलिश। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, द पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब असली या विश्वसनीय, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फेक, बाकी तो जेन्युइन, एक्सपेंसिव कि कहीं ना कहीं इसमें सिमिलरिटी आ रही है, तो हमें देखना है इसमें एंटोनियम। द डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, और बाढ़ का अपोजिट हो जाता है सूखा, तो सूखे के लिए ड्रोट यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन्स आपकी निष्ठा या आपका एंथुजियाज्म, तो इसमें जो ऑप्शन है क्लियरिटी, हॉस्टिलिटी, अपैथी, एंगर, तो जो सी ऑप्शन है अपैथी, दैट इज अनकंसर्न या किसी चीज के लिए आप निठुराई बरतते हैं, किसी चीज के लिए आप ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज अपैथी। हिज पर्स्पिसिटी वॉज रिमार्केबल। पर्स्पिसिटी हम यूज करते हैं एक स्मार्ट बंदे के लिए, और वो स्मार्ट बंदा इन द सेंस ऑफ जिसे हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, उसके लिए हम पर्स्पिसिटी का यूज करते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा स्मार्ट से सिमिलर, डेडिकेशन, डेवोशियसनेस,
तो डलनेस विल बी द अपोजिट ऑफ इट. ही हैज़ अ पेंचेंट फॉर द स्पाइसी फूड. पेंचेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग. अगर आप चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यू विल बी सेड दैट यू हैव अ पेंचेंट. तो जो इसका अपोजिट हो जाएगा दैट विल बी टेंडेंसी, अफिनिटी, फियर, डी डिसलाइक. तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. चलिए यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो पेपर है 2022 का फर्स्ट ये डिस्कस किया. चलिए थैंक यू.